सेमेस्टर 5 का सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर 4 लेक्चर अपलोड कर चुका है, जिसमें मैंने कहाँ तक पहुँचा। मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड और सॉलिड में बनता कैसे है, स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, उसमें कन्वर्सन कैसे होता है, ठीक है, ये मैंने बता चुका है। इसके बाद मैंने आपको बताया स्पेस लैटिस भी बताया, ट्रांसलेशन वेक्टर भी बताया, ठीक है। तो हम समझते हैं ज़्यादा चीज़ नहीं, थोड़ी सी स्पेस लैटिस को समझा जाए, ट्रांसलेशन वेक्टर को समझा जाए, ठीक है। इसके बाद आज का जो लेक्चर है उसमें पहुंचेंगे हम लोग यूनिट सेल के बारे में। तो हम लोग रिवीजन करते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर का। उससे पहले थोड़ा स्पेस लैटिस को समझते हैं। भाई स्पेस लैटिस क्या होता है, देखिए सॉलिड के अंदर जाइएगा तो आपको जो है सो दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाइएगा तो एटम जहाँ जहाँ रहता है, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा होता है, बहुत कम, जिसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तो हम लोग उसको जूम करके देखें, जूम करके एकदम, तो इस टाइप का जो है सो पॉइंट नज़र आता है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, जो इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ वो पॉइंट क्या होता है, उसका जो ये सराउंडिंग है एक पॉइंट के चारों तरफ, वो आइडेंटिकल होता है। मतलब किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ जिस तरह का दिख रहा है उसी तरह होगा किसी दूसरे पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर इस टाइप का जो पॉइंट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इधर जो पॉइंट है ना जी, ये पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए आप। जैसे मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर की ओर देख रहे हैं तो भी एक पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट के लेफ्ट की ओर देख रहे हैं तो भी एक पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट के देखिए यहाँ पर इस टाइप से देख रहे हैं तो कोई भी एक पॉइंट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सो हमने देख लिया इस टाइप का कहानी। अब देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ से इधर देखें एक पॉइंट नजर आया, यहाँ से इधर देखते हैं आया नजर एक पॉइंट, हाँ जी आया, ठीक है। यहाँ से ऊपर की ओर देखते हैं आया नजर पॉइंट, बिल्कुल। यहाँ से इस टाइप से देखते हैं तो आया जी, बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे कहने का बात ये है, तात्पर्य ये है कि जो पॉइंट का जो हम लोग अपने दिमाग में जाल सोच रहे हैं, वो जाल ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक पॉइंट का जो सराउंडिंग है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए और इनफाइनाइट होना चाहिए। पॉइंट का जो जाल है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्पेस लैटिस बोलेंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं आगे कहानी जाते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन वेक्टर। तो हमने समझ लिया स्पेस लैटिस, अब बातें हैं ट्रांसलेशन वेक्टर की, थोड़ी सी समझ लेते हैं, इसके बाद खत्म करेंगे। हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर समझिए इस तरह से एक फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या होता है ये ट्रांसलेशन वेक्टर? तो ट्रांसलेशन वेक्टर एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसकी वजह से हम किसी एक पॉइंट में, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट था, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच सकते, आसानी से पहुँच सकते। कैसे? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर। और उस ऑपरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, n1 वेक्टर ए प्लस n2 वेक्टर बी प्लस n3 वेक्टर सी, ठीक है। n1 ए, n2 बी और n3 सी ये वेक्टर में है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑपरेशन हम इस पर क्या करें, लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये फंडामेंटल वेक्टर है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, जो इस तरह से है, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक है ए वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना वेक्टर बी, ठीक है। हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है इस पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या ऑपरेशन लगावे कि ये जो है वेक्टर उसको हम क्या करें, यहाँ तक पहुँचा दें। तो भाई देखो जरा सा, क्या इधर आगे बढ़ने से ये पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पर है और हम इधर आगे बढ़े तो इधर जहन्नुम तक पहुँच जाएंगे तो भी ये पॉइंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इसी पॉइंट, ये जो वेक्टर बी लिया है, वेक्टर बी, इसको बेसिस वेक्टर बोलते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर। तो वेक्टर बी जो लिए हैं, इसी वेक्टर बी को हम यहाँ से अगर इधर ले जाए तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और कितना ले जाएंगे, तो जितना ये है उतना यहाँ से आगे ले जाएंगे। इसका मतलब मैंने क्या करने हैं, मैंने कर रहा हूँ ये कि ए को नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 0 इंटू ए कर रहा हूँ, और बी को मैं बढ़ा रहा हूँ, कितना बढ़ा रहा हूँ, 1 यूनिट आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 1 यूनिट कहाँ ले जा रहा हूँ, आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो 1 इंटू क्या करेंगे, बी करेंगे, क्या करेंगे, 1 इंटू बी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो होगा वो क्या होगा, मेरा ट्रांसलेशन ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पहले से जो फंडामेंटल वेक्टर था मैं उसको मान लेता हूँ क्या, आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो आया टोटल उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखें 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है,
जीरो और 1 क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर रहा तो इसको बोलते हैं प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, जो भी होगा लिख लीजिएगा, है ना, प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। अब क्या है भाई, अब सवाल उठ रहा होगा भाई, प्रीमिटिव हो गया, इंटीजर हो गया, तो जब नॉन इंटीजर रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, तो क्या करेंगे। तो उसका एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, देखिए ये वाला। ठीक है, आपको इस टाइप का एक क्रिस्टल लेवल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, जिसे बेसिस वेक्टर है, और करना क्या है, आपको इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाना है। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ से क्या करोगे, इस बी को इधर आगे ले जाओगे, है कि नहीं। बी कितना था, टोटल बी था, लेकिन आपने क्या किया, आधा को यहाँ ले गया, और ए को आधा को यहाँ पर ले जाओगे कि नहीं। इसका मतलब जो ट्रांसलेशन वेक्टर लगेगा फंडामेंटल, अगर आर डैश है यहाँ पर, तो क्या होगा, मैंने क्या किया, ए को आधा ले गया, ठीक है, तो आधा ए प्लस बी का जो आधा है उसको भी ले गए, तो हाफ इंटू क्या, बी। ठीक है, और ये वेक्टर में रहेगा तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन किया उसको मैं नाम देता हूँ टी। तो इस समय जो आया वो क्या आया, ट्रांसलेशन वेक्टर आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें ए का कोफिशिएंट कितना है, फ्रैक्शन में है, बी का कोफिशिएंट भी किस में है, फ्रैक्शन में है। तो इसके लिए इसको कहेंगे हम लोग नॉन प्रीमिटिव। क्या बोलेंगे इसको, नॉन प्रीमिटिव। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, या तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन। ठीक है, दिक्कत समझ में नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ी सी डिफिनेशन। ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया पूरा, इसको यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, यहाँ तक रिवीजन था जो कि 4-5 मिनट जो भी चला होगा। यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल का एग्जांपल बताने के लिए जो है सो बहुत आसान चीज़ है ना। हमने क्या करना है, जैसे पॉइंट का जाल मैंने अभी बनाया था उसी तरह का जाल बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पॉइंट का जाल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बताऊंगा। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। देखिए इसी स्ट्रक्चर में आप एक ऐसा छोटा सा सेल को सेलेक्ट कीजिए, छोटा सा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कीजिए, लैटिस वेक्टर को सेलेक्ट कीजिए, जिसके बार बार रिपीटेशन से वो क्रिस्टल बन सकता है। जैसे हम क्या किए, हमने क्या किया, इस टाइप से एक सेलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं बढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक सेलेक्ट किया, है ना, इस टाइप से सेलेक्ट किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी टाइप से मैं यहाँ भी सेलेक्ट कर लूँगा, है कि नहीं, इसी टाइप से यहाँ भी सेलेक्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो इस टाइप से जो सेलेक्ट किए, दो को छोड़ दो, सबसे पहले ए को देखते हैं ना। तो ए को जो सेलेक्ट किए, ये देखो सबसे छोटा है, और इसी के बार बार रिपीटेशन से हम ये क्रिस्टल को फॉर्म कर सकते हैं, क्रिस्टल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इस क्रिस्टल का जो यूनिट सेल होगा उस किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। ठीक है, दूसरे तरह से हो सकता है कि हम ऐसा ना करें। ठीक है, ऐसा ना करें, और हम क्या कर रहे हैं, कि हमने ये चारों पॉइंट को मिलाया और इसी को मान लिया मैंने एक यूनिट सेल। ठीक है, तो क्या ये संभव है, बिल्कुल संभव है। देखो कैसे, इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो ये क्रिस्टल बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो ये यूनिट सेल हो गया। घर बनाते हो कि नहीं, तो घर में जो ईंटा है ना बाबू, ब्रिक्स ईंटा, तो उस ईंटा को देखो, क्या उसी ईंटे को बार बार जोड़ जोड़ करके घर बना है, जी बिल्कुल बना। इसका मतलब उस जो दीवार बना है, उस दीवार का जो यूनिट सेल है वो कौन है, ईंटा है, वो ब्रिक्स है। समझ में आई बात, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसके बार बार रिपीटेशन से वो क्रिस्टल बन सकता है, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट सेल की बातें थी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा सोचेगा सर मैं यूनिट सेल इस तरह ना लेकर के क्या मैं इस तरह ले सकता हूँ, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यूनिट सेल समझ में आ चुका होगा कि एक ऐसा किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसके बार बार रिपीटेशन से वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो सकता है, उसको उस क्रिस्टल का यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ इसको और बताता हूँ आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैंने यहाँ दो तरह का एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है,
आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही। ठीक है, उस पर आइए और हम लोग एक फिजिक्स को थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा क्लासरूम सजाते हैं। ठीक है, पर डे वहाँ पर हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे। है कि नहीं बच्चा, है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो, ये मैंने बताया कि ये यूनिट सेल दो तरह की होती है। आपके मन में सवाल है कौन कौन तरह की? पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। पहला प्रिमिटिव, दूसरा क्या? नॉन प्रिमिटिव। तो देखते हैं प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, देखें, ये यहाँ पर लिया है मैंने। ठीक है, देखो, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी सी पॉइंट को बड़ा कर दूँ। हाँ जी, बड़ा कर देता हूँ। पॉइंट समझिए इतना बड़ा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मान लीजिए पॉइंट जो है 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट है, ऑल रिस्पेक्ट। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जो बचा हुआ ये कलर जो मैंने किया है, ठीक है, पॉइंट्स का एक भाग, बस उतने ही बचता है इस यूनिट सेल के लिए। बाकी क्या होता है? बाकी देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे ये वाला भाग जो थोड़ा सा वो चला जाएगा। इसको जोड़ने के बाद जो क्रिस्टल ये यूनिट सेल बनेगा उसमें। ठीक है, अगर हम नीचे जोड़ दें तो ये वाला भाग चला जाएगा इसमें। नीचे जोड़ दें तो ये वाला भाग चला जाएगा नीचे वाला क्रिस्टल में। इधर जोड़ दें तो ये वाला भाग आ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे मैं मिटा मिटा के बताऊँगा बार बार। ठीक, अगर हम क्या करें, इसको जोड़ दें, ठीक है, तो ये वाला भाग जो मैं अभी मिटाऊंगा, ये वाला भाग ये चला जाता है इस क्रिस्टल लैटिस में, इस यूनिट सेल में। अगर हम इधर जोड़ दें तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग वो चला जाता है इसके अंदर। अगर हम इधर जोड़ दें तो ये वाला भाग जो आ जाता है इसके अंदर। लेकिन बचता इस यूनिट सेल में बचता कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ बचा कितना? 1/4। उसी तरह से ये तो मैंने इन्फाइनाइट सोच के रखा है। इन्फाइनाइट सोच के रखा है, इसका मतलब यहाँ भी कितना बच रहा है? 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कितना बच रहा है? 1/4। यहाँ भी कितना बच रहा है? 1/4। ये टोटल जो कितना आएगा? 4/4 मतलब 1। अगर इफेक्टिव पॉइंट का वैल्यू किसी भी यूनिट सेल में 1 आता है तो उसको बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव यूनिट सेल। आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इसमें कोई शक वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रीमिटिव यूनिट सेल। मेरे साथ दोबारा बोलिएगा अपने पास, जहाँ भी आप फोन किए चलिएगा तो आपको ध्यान में आएगा। प्रीमिटिव सेल किसको कहेंगे? वैसा यूनिट सेल जिसके इफेक्टिव पॉइंट्स का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रीमिटिव यूनिट सेल। अब सवाल है कि सर 1 तो आता है, समझ में आया, लेकिन 1 से ज़्यादा कब आएगा और 1 से कम कब आएगा? ठीक है, 1 से कम कब आएगा? सही सोचते हैं भाई, कब आएगा ऐसा, है ना? तो देखो, हमने एक एग्जांपल ये वाला दिया था। ये क्या है? ये भी यूनिट सेल। इफेक्टिव वैल्यू इसमें कितना है? 1 है। इसका मतलब ये कौन सा यूनिट होगा? प्रीमिटिव यूनिट सेल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब बात है नॉन प्रिमिटिव की बातें, है ना? तो नॉन प्रिमिटिव की बात, एग्जाम्पल जरा फ़ोन आ जाता है यार बीच में, मैं मोबाइल से ही शूटिंग करता हूँ, आपको बताया। इसको मैं थोड़ी बड़ी बड़ी करके इसको समझा देता हूँ। ठीक है, बड़ी बड़ी करके समझा देता हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये जो अंदर में यूनिट सेल बना हुआ, उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, इफेक्टिव पॉइंट्स आखिर में क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट आखिर में क्या है, तो हम उसी के अनुसार से पता करेंगे कि इसमें जो है सो कितने इफेक्टिव पॉइंट है। तो ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव। देखिए, यहाँ पर आधा बचेगा, यहाँ भी आधा बचेगा, यहाँ भी आधा बचेगा, यहाँ भी आधा बचेगा, 1/4 बचेगा ना, 1/4 सब में बचेगा। तो ये 1/4 करके 4 बार जुड़ेंगे, कितना आएगा? 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस, यहाँ देखो आधा पॉइंट जाएगा ऊपर की ओर, आधा पॉइंट आएगा नीचे की ओर। इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा भाई? यहाँ बचेगा आधा। उसी तरह यहाँ भी देखो, आधा पॉइंट जाएगा ऊपर की ओर, आधा बचेगा नीचे की ओर। तो इस सेल में कितना पॉइंट बचा? आधा बचा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं हाफ। तो ये टोटल जोड़ोगे तो हाफ 1 और 1 कितना हो जाएगा? ये टोटल मिला के
2। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए 2। इसका मतलब ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव, ये है आपका नॉन प्रिमिटिव। क्या है? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो बातें मेरा यही कहना था, आपको समझ में आ चुका होगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कैसे होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर 1 है तो वो प्रिमिटिव होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर 1 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव। कोई सोचता होगा 1 से कम भी होता है, ऐसा नहीं है, सबसे छोटा 1 ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमेशा कितना होगा? 1 होगा, हाफ नहीं होगा। आधा पॉइंट थोड़ी होता है, किसी भी यूनिट सेल में हाफ नहीं होता है। समझ में आई बात? तो अगला बार जो है हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा समझ लिए ध्यान से। यूनिट सेल क्या है? किसी भी ऐसा सेल, ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टल का जिसकी वजह से उसको बार बार रिपीट करके वो क्रिस्टल बनाया जा सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है, यूनिट सेल कहा जाता है। किसी को दिक्कत आई थिंक सो नहीं होगा दिक्कत। ठीक है, तो अगला है विग्नर व्हीट सेल। विग्नर व्हीट सेल, ठीक है, ये 3D में होता है, तो कभी दूसरे दिन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना।